हेलो हाय नमस्कार, आप सुन रहे हैं जागरण पॉडकास्ट का खबरनामा। मेरा नाम है शताक्षी सिंह। आज तारीख है 22 मार्च की और दिन है शुक्रवार का। होली का हफ्ता चल रहा है, हर जगह होली मनाई जा रही है। और बात जब होली की हो तो मथुरा वृंदावन की होली की तो बात ही कुछ और है। हर साल मथुरा वृंदावन में होली का एक शेड्यूल होता है और शेड्यूल के हिसाब से आज गोकुल में होली मनाई जा रही है। इसी के साथ रमन रेती के दर्शन किए जाएंगे। अब आप में से बहुत लोगों को शायद रमन रेती क्या है इसके बारे में नहीं पता होगा, तो इस एपिसोड को अंत तक सुनिए। हम आपको बताएंगे कि रमन रेती की पूरी कहानी क्या है, इसकी मान्यता क्या है और ये रमन रेती क्यों है खास। फिलहाल वक्त है हेडलाइंस का। बीजेपी की चौथी लिस्ट जारी, इसमें 15 नाम। तमिलनाडु के 14 उम्मीदवारों का ऐलान। पुडुचेरी की एक सीट पर राज्य के गृह मंत्री चुनाव लड़ेंगे। केजरीवाल की रिमांड पर फैसला कभी भी आ सकता है, वकीलों की दलीलें पूरी। गिरफ्तारी के खिलाफ विपक्ष के नेता चुनाव आयोग पहुंचेंगे। यूट्यूबर एल्विश यादव को स्नेक वेनम केस में कोर्ट से मिली जमानत। 50,000 रुपए के 2 मुचलके पर किया रिहा। न्यूयॉर्क के टाइम स्क्वायर पर छाई जूनियर सिद्धू मूसेवाला की तस्वीर, पिता बलकौर भी आए नजर। शिनजियांग में उइगर मुसलमानों का उत्पीड़न कर रहा चीन, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार असेंबली में ड्रैगन पर लगा आरोप। मोदी को मिला भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, प्रधानमंत्री बोले इसे भारत के 140 करोड़ लोगों को समर्पित करता हूं। अमेरिका में एप्पल के खिलाफ आईफोन मोनोपोली को लेकर मुकदमा, कंपनी बोली तथ्यों और कानून के आधार पर यह गलत है। स्वतंत्र वीर सावरकर आज रिलीज, सुभाष चंद्र बोस की परपोते को फिल्म पर आपत्ति, प्रोपेगेंडा मानी गई। 2 फिल्मों की कमाई थी 245 करोड़। आईपीएल 2024 का पहला मैच सीएसके वर्सेस आरसीबी में आज होगा। 9वीं बार टूर्नामेंट का पहला मैच खेलेगी चेन्नई। चिपॉक में बेंगलुरु का रिकॉर्ड खराब। अब खबरें विस्तार से जान लीजिए। भारतीय जनता पार्टी ने शुक्रवार को लोकसभा उम्मीदवारों की चौथी लिस्ट जारी कर दी है। तमिलनाडु की 14 सीटों पर कैंडिडेट्स के नामों का ऐलान किया जा चुका है। वहीं पुडुचेरी की एक सीट पर राज्य के गृह मंत्री नमस्वायम को मौका दिया गया है। इसके पहले तीसरी लिस्ट में तमिलनाडु के 9 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान हुआ है। तेलंगाना की राज्यपाल रही तमिलिसाई सुंदरराजन को चेन्नई साउथ से टिकट दिया गया। राज्य के भाजपा प्रमुख के अन्नामलाई को कोयम्बटूर और केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन को नीलगिरी से उतारा गया है। तमिलनाडु में लोकसभा की कुल 39 सीटें हैं। इनमें से भाजपा ने 10 पट्टाली मक्कल काची को दे दी है, यानी कि पीएमके को। इस तरह राज्य में 6 सीटों पर कैंडिडेट्स का ऐलान बाकी है। इसके अलावा गुरुवार को बीजेपी में अरुणाचल प्रदेश विधानसभा के लिए तेजू सीट से मोहेश चाई को उम्मीदवार घोषित किया गया। उधर ओडिशा में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मनमोहन सामल ने बताया कि ओडिशा में बीजेपी लोकसभा की 21 में से 147 सीटों पर विधानसभा चुनाव अकेले लड़ेगी। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। ईडी ने शराब नीति केस में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को शुक्रवार दोपहर 2 बजे राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया। शाम 5 बजे तक उनकी रिमांड पर सुनवाई हुई। जांच एजेंसी ने 10 दिन की रिमांड मांगी है। साथ ही सीएम को इस मामले का मास्टरमाइंड बताया है। अब किसी भी वक्त उनकी रिमांड पर कोर्ट फैसला सुना सकता है। ईडी ने कहा कि केजरीवाल दिल्ली शराब नीति को बनाने में सीधे तौर पर शामिल थे। 2 बार कैश ट्रांसफर किया गया, पहले 10 करोड़ और फिर 15 करोड़ दिए गए। केजरीवाल पंजाब और गोवा चुनाव के लिए फंडिंग चाहते थे। गोवा चुनाव में 45 करोड़ रुपए इस्तेमाल हुआ। ईडी की तरफ से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल राजू ने तो अरविंद केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी, विक्रम चौधरी और रमेश गुप्ता ने दलीलें रखी। केजरीवाल को 21 मार्च को सीएम हाउस से गिरफ्तार कर लिया गया था। उनकी रात ईडी की लॉकअप में कटी। इस बीच दिल्ली की मंत्री आतिशी ने कहा कि केजरीवाल दिल्ली के सीएम बने रहेंगे, जेल से ही वो सरकार चलाएंगे। इससे पहले केजरीवाल अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ सुबह सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस बेला त्रिवेदी और जस्टिस एमएम सुंदरेश की बेंच के सामने कुछ ही देर बाद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट से अर्जी वापस लेने की गुजारिश की। फिलहाल इस मुद्दे पर जो अपडेट आ रही है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज और पूर्व सॉलिसिटर जनरल जस्टिस एन संतोष हेगड़े ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल ने निराश किया है। 10 साल पहले इंडिया अगेंस्ट करप्शन के आंदोलन के दौरान जस्टिस हेगड़े केजरीवाल के साथ रहे थे। जस्टिस हेगड़े ने साफ कहा था कि साफ दिखता है कि जब कोई सत्ता में रहता है तो लालच हावी हो जाता है। मैंने सोचा था कि आप साफ सुथरा प्रशासन करेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इस बात का संकेत है कि सत्ता भ्रष्ट करती है और पूर्ण सत्ता पूरी तरह से भ्रष्ट करती है। बढ़ते अगली खबर की तरफ।
स्नेक वेनम केस में यूट्यूबर एल्विश यादव को जमानत मिल गई है। कोर्ट ने 50,000 रुपए के 2 निजी मुचलकों पर उन्हें जमानत दे दी। पूर्व में 3 बार उनकी सुनवाई टल चुकी है। हड़ताल के चलते जमानत अर्जी पर 3 बार सुनवाई नहीं हो पाई थी। सोमवार से ही एल्विश की जमानत अर्जी पर सुनवाई टल रही थी। अधिवक्ता दीपक भाटी ने बताया कि आज जमानत अर्जी पर सुनवाई हुई। बुधवार को न्यायिक हिरासत में ले जाने के बाद एल्विश को कोर्ट में पेश किया गया था। बता दें कि पुलिस ने एल्विश को रविवार को पूछताछ के लिए बुलाया था। इसके बाद ही उसे गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने सांप के जहर की तस्करी के मामले में ये कार्रवाई की थी। पिछले साल नोएडा पुलिस ने सेक्टर 49 में एफआईआर दर्ज की थी। एल्विश यादव को कुछ ही देर में कोर्ट में पेश किया गया। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। आपको बता दें कि दिवंगत पंजाबी रैपर सिद्धू मूसेवाला के माता पिता बलकौर सिंह और चरण कौर के घर सालों बाद किलकारियां गूंजी। वो दूसरी बार माता पिता बने। उन्होंने अपने नवजात का नाम शुभदीप रखा है। जूनियर सिद्धू मूसेवाला के जन्म लेते ही दुनिया भर में वो छा गए हैं। हाल ही में न्यूयॉर्क के चर्चित टाइम्स स्क्वायर के बिलबोर्ड पर सिद्धू मूसेवाला के छोटे भाई शुभदीप और उनके पिता बलकौर सिंह की तस्वीरें और वीडियो को दिखाया गया। तो अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है तो आप उसे ऑनलाइन या फिर किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं। फिलहाल हम बढ़ते अपनी अगली खबर की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूटान के 2 दिन के दौरे पर हैं। इस दौरान शुक्रवार को भूटान के राजा जिग्मे वांगचुक ने प्रधानमंत्री को वहां के सर्वोच्च ऑर्डर ऑफ ड्रूक ग्याल्पो अवार्ड से सम्मानित किया। पीएम मोदी ने कहा कि वो सम्मान को 140 करोड़ भारतीयों को समर्पित करते हैं। मोदी ने कहा कि आज एक भारतीय के नाते मेरे जीवन का बहुत बड़ा दिन है। आपने मुझे भूटान के सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया। हर पुरस्कार अपने आप में विशेष होता ही है, लेकिन जब किसी अन्य देश से पुरस्कार मिलता है तो ये महसूस होता है कि हम दोनों देश सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। इससे पहले वो राजधानी थिम्पू के थाशीचो दशोंग पैलेस पहुंचे। यहाँ उनका औपचारिक स्वागत हुआ। उन्होंने भूटान के राजा जिग्मे वांगचुक से मुलाकात की। भूटान पहुंचने पर प्रधानमंत्री शेरिंग टोब्गे ने पारो एयरपोर्ट पर मोदी को गले लगाकर उनका स्वागत किया। टोब्गे ने मोदी से कहा कि स्वागत है मेरे बड़े भाई। उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। बढ़ते अगली खबर की तरफ। चीन शिनजियांग में उइगर मुसलमानों का उत्पीड़न कर रहा है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के 55वें सत्र में मानवाधिकार कार्यकर्ता सुनिची फुजुकी ने ये आरोप लगाया है। उन्होंने शिनजियांग में उइगरों के साथ किए जा रहे व्यवहार पर गहरी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि यहां जाने के लिए चीन की ओर से अनुमति नहीं मिली। सुनिची ने चीन की ओर से उइगर मुसलमानों की पहचान और संस्कृति को मिटाने के प्रयास का भी आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि यहाँ व्यापारिक केंद्र एक नजरबंदी गृह के तौर पर काम कर रहा है। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से तुरंत इसके खिलाफ कदम उठाने की अपील की है। उन्होंने जांचकर्ताओं के लिए शिनजियांग तक पहुंच की व्यवस्था करने की अपील की। मनमाने ढंग से हिरासत में लिए गए लोगों की रिहाई के साथ ही यातना, जबरन श्रम के आरोपों की व्यापक जांच का भी आह्वान किया। वहीं अमेरिका ने एप्पल के खिलाफ मुकदमा दायर किया है। टेक दिग्गज पर स्मार्टफोन मार्केट पर मोनोपोली करने और कंपटीशन को कुचलने का आरोप लगाया गया है। एप्पल ने मुकदमा दायर होने के बाद उस पर लगे इन आरोपों से इनकार किया है। लीगल एक्शन में जस्टिस डिपार्टमेंट ने यह भी आरोप लगाया कि कंपनी ने आईफोन ऐप स्टोर पर अपने कंट्रोल का दुरुपयोग किया। इसमें कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट्स को कम आकर्षक बनाने के लिए अवैध कदम उठाने की बात कही गई। अब एप्पल पर 4 आरोप लगे हैं, उनके बारे में आपको बता देती हूँ। पहला ये कि कंपनी अपनी मार्केट पावर का इस्तेमाल कंज्यूमर्स, डेवलपर्स, कंटेंट क्रिएटर्स, आर्टिस्ट, पब्लिशर्स, स्मॉल बिजनेस और मर्चेंट से ज्यादा पैसे कमाने के लिए करती है। दूसरा ये कि कॉम्पिटिटर्स कंपनियों की स्मार्ट वॉच को एप्पल ने आईफोन से जोड़ना कठिन बना दिया और बैंकों और बाकी वित्तीय फर्मों को अपनी टैप टू पे टेक्नोलॉजी तक पहुंचने से रोक दिया। तीसरा ये कि एप्पल पर सुपर एप्स के क्रिएशन को रोकने का भी आरोप है। मेटा जैसी बाकी टेक्नोलॉजीज कंपनियां लंबे समय से आईफोन पर ऐसे सुपर एप्स लॉन्च करना चाहती हैं। और चौथा ये कि एप्पल के जरिए अपनाई गई नीतियों से कंज्यूमर्स और एप्पल की कुछ सर्विस के साथ कंपटीशन करने वाली छोटी कंपनियों को नुकसान पहुंच रहा है। बात करें मनोरंजन जगत की तो फिल्म स्वतंत्र वीर सावरकर 22 मार्च यानी आज रिलीज हो गई है। फिल्म में रणदीप हुड्डा राजनेता और क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी विनायक दामोदर सावरकर की भूमिका निभा रहे हैं। ये बतौर डायरेक्टर उनकी पहली फिल्म भी है। चुनावी माहौल के बीच रिलीज हो रही इस फिल्म को प्रोपेगेंडा मूवी कहा जा रहा है। फिल्म को लेकर कुछ विवाद भी सामने आ रहे हैं। ट्रेलर के एक सीन पर सुभाष चंद्र बोस की परपोते ने आपत्ति जताई है। वैसे स्वतंत्र वीर सावरकर ने पहले भी कई फिल्मों पर विवाद हुए हैं और उन पर प्रोपेगेंडा मूवी होने के आरोप लगते रहे हैं।
कुछ फिल्मों को विवादों से बचाने के लिए रिलीज ही नहीं किया गया, जबकि कुछ लंबी लड़ाई के बाद सिनेमाघरों तक पहुंची। अब दिलचस्प बात यह है कि मौजूदा दौर में प्रोपेगेंडा माने जाने वाली केवल 2 फिल्में द कश्मीर फाइल्स और द केरला स्टोरी ही बॉक्स ऑफिस पर सफल रही, जिन्होंने कुल मिलाकर 445 करोड़ रुपए कमाए थे। अब देखने वाली बात यह होगी कि इस फिल्म का भविष्य क्या होगा। बात कर लेते हैं खेल जगत की। इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि आईपीएल का 17वां सीजन आखिरकार आज से शुरू होने जा रहा है। कई खिलाड़ियों की वापसी और कुछ कप्तानों के फेरबदल के बाद ये सीजन कई मायनों में खास है। आज चेन्नई के मैदान पर चेन्नई सुपर किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच पहला मुकाबला होगा। मैच रात 8 बजे से चिपॉक स्टेडियम में शुरू होगा, जिसका टॉस शाम 7:30 बजे होना है। मुकाबले से पहले आईपीएल की ओपनिंग सेरेमनी होगी, जिस कारण मैच 7:30 बजे की बजाय रात 8 बजे से शुरू होगा। सीएसके की टीम 9वीं बार आईपीएल के किसी सीजन का पहला मुकाबला खेलेगी। इससे पहले टीम 8 बार ऐसा कर चुकी है। टीम ने अभी तक 10 फाइनल खेले हैं, 5 बार टीम ने खिताब भी जीता। वहीं आरसीबी ने 16 सीजन में 3 फाइनल खेले और टीम को अब तक पहले खिताब का इंतजार है। चेन्नई के खिलाफ चिपॉक में टीम ने 8 में से 1 ही मुकाबला जीता है। ओपनिंग मैच से पहले महेंद्र सिंह धोनी ने सीएसके की कप्तानी छोड़ दी है। उनकी जगह युवा ऋतुराज गायकवाड़ को नया कप्तान बनाया गया है। फ्रेंचाइजी के सीईओ काशी विश्वनाथन ने साफ किया है कि धोनी बतौर खिलाड़ी टीम के साथ जुड़े रहेंगे। तो दोस्तों, ये थी आज की खबरें। अब आपको बता देते हैं उस खबर के बारे में जिसका मैंने इस बुलेटिन के शुरुआत में ही जिक्र किया था। ब्रज भूमि का कण कण श्री कृष्ण में समाया हुआ है और श्री कृष्ण ब्रज में समाये हुए हैं। ब्रज की भूमि श्री कृष्ण की लीलाओं और उनके चरण से पवित्र और शुद्ध है। यहाँ पर हर जगह आपको चमत्कार ही चमत्कार मिलेंगे। ब्रजभूमि के गोकुल के रमन रेती मंदिर में चारों तरफ रेत ही रेत है और आज वहां पर लोग दर्शन के लिए जा रहे हैं। यहाँ जो भी भक्त दर्शन करने के लिए आता है वो बिना रेत में लेटे नहीं जाता। फागुन मास में तो यहाँ भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिलती है। मान्यता है कि बाल अवस्था में बाल गोपाल यहीं पर खेला करते थे और रेत में लेटते थे, इसीलिए इस मिट्टी को लेकर गजब की मान्यता है। इस मिट्टी से जुड़ी कुछ खास बातें आपको बताते हैं। द्वापर युग में बाल गोपाल के समय रमन बिहारी मंदिर की जगह जंगल हुआ करता था और इस जगह पर भगवान कृष्ण अपनी सखाओं के साथ खेला करते थे। एक दिन जब बाल गोपाल खेल ही रहे थे तब गोपियों ने उनकी गेंद चुरा ली। तब भगवान ने रेत को ही गेंद बना लिया और उससे खेलने लगे। इसीलिए इस मिट्टी को बहुत पवित्र माना जाता है और इस रेत से ना सिर्फ बीमारियां दूर होती हैं बल्कि आपको एक अलग तरह की मानसिक शांति भी यहाँ पर मिलेगी। मंदिर के पुजारी बताते हैं कि रेत की गेंद बनाकर एक दूसरे को मारने से पुण्य भी मिलता है और सभी दुख और कष्ट दूर होते हैं। भक्तजन यहाँ आकर रेत में लेटते हैं ताकि इस पवित्र मिट्टी से वो भी पवित्र हो सकें, क्योंकि बाल कृष्ण यहाँ पर चले और खेले थे, जिसकी वजह से ये जगह पवित्र है। मंदिर की रेत में लोग नंगे पैर चलते हैं क्योंकि रेत में कोई कंकड़ नहीं है और नंगे पैर चलने में उन्हें कोई असुविधा भी नहीं होती। नंगे पैर थोड़ी देर चलने के बाद आपको काफी अच्छा भी लगने लगेगा। रमन रेती की ये रेत काफी पूजनीय मानी जाती है। कई लोग तो इस रेत को अपने साथ लेकर भी जाते हैं। बताया जाता है कि यहाँ की रेत को घुटने और जोड़ों पर रखने से पूरा दर्द दूर हो जाता है। रमन रेती आने वाले भक्त मिट्टी का तिलक भी लगाते हैं, जिनको श्री कृष्ण के चरण रज को माथे से लगाने की अनुभूति होती है। यहाँ पर संत आत्मानंद गिरी आए थे। माना जाता है कि उनको भगवान श्री कृष्ण ने साक्षात दर्शन दिए थे, इसीलिए भी ये स्थल काफी सिद्ध माना जाता है। साथ ही संत रसखान ने भी यहाँ तपस्या की थी और यहाँ उनकी भी समाधि बनी हुई है। तो दोस्तों, ये थी रमन रेती की पौराणिक कथा। मुझे उम्मीद है आपको ये कथा बहुत अच्छी लगी होगी और फिलहाल इस एपिसोड में बस इतना ही। मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में देश और दुनिया की तमाम खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत और सुनते रहिए जागरण पॉडकास्ट का खबरनामा।